शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आनंद मंगल का विषय है कि आज हमारे एपिसोड में पधार रहे हैं देश की प्रमुख विभूतियां, जिसमें से हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और वर्तमान में आप विधायक हैं, राजनेता हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज सतमौला कवियों की चौपाल में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री अल्पना सुहासिनी जी। अल्पना सुहासिनी जी, आप देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री होने के साथ साथ हरियाणवी फिल्मों की आप सुप्रसिद्ध लीड रोल निभाने वाली आप बहुत सफल नायिका हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। अल्पना सुहासिनी हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार श्री राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी, काफ़ी समय से आप गज़लें लिख रहे हैं, गज़लें मंचों पे जाते हैं। मैं ऐसे चर्चित गज़लकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग कवि, जिनका मेरा नाता कम से कम 30 वर्षों से भी पूर्व है, यानी कि हम युवा वय के साथी हैं। और उस समय महेंद्र अजनबी जी भी और हम भी अपने जुल्फें झटका के चला करते थे, जैसे फिल्म अभिनेत्री कमर मटका के चलती हैं, हम जुल्फे झटका के चला करते थे। उस टाइम के साथी महेंद्र अजनबी जी हमारे बीच में, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में देश के चर्चित लाडले गीतकार, छंद और मुक्तक के राजकुमार, आप बहुत एक सिद्ध हस्ताक्षर हैं, युवा कवि हैं, चेतन नितिन खरे जी। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें।
सतमोला कवियों की चौपाल में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर, जिन्होंने अनेक अपनी रचनाओं के द्वारा समाज की समस्याओं को हास्य कविताओं के माध्यम से उठाया और उसका अपनी जब समापन करते हैं तो उसका रचना अपने समापन में उसका समाधान भी देते हैं समापन में। तो ऐसे चुटीले साहित्यकार हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी का हम जोरदार ताली का स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने मुहावरों पे कुछ एक दो रचनाएं सुनाई थी, एक दो रचनाएं और मुहावरों पर सुनाता हूँ। स्वागत। एक मुहावरा वो खूब पढ़ाया जाता था, नेकी कर कुएं में डाल। नेकी कर कुएं में डाल, जब हमें ये पढ़ाया गया हम धड़ाधड़ नेकी करने लगे। नेकी कर कुएं में डाल, जब हमें ये पढ़ाया गया हम धड़ाधड़ नेकी करने लगे। आसपास के कुओं को नेकी से भरने लगे। धीरे धीरे सारे कुएं भर गए। धीरे धीरे सारे कुएं भर गए। लोगों ने नए कुएं खुदवाने बंद कर लोगों ने नए कुएं खुदवाने बंद कर दिए। नल लगवा लिए। नेकी करके अब आदमी हर कोई कहाँ जाएगा? अगर नेकी भी करी तो कुआं तो है नहीं, कहाँ पर डाल पाए। सच्चाई तो ये महेंद्र जी, जो कुएं है ना, कुओं में हमने इतना गंद डाल डाल के हमने कुओं में पानी के स्रोत खुद ही खत्म कर दिया। मंदिरों से कुएं खत्म हो गए, घरों से कुएं खत्म हो गए। तो आगे कुएं की बात कर रहे हैं, नेकी की बात कर रहे हैं। अगला मुहावरा कौन सा है? अगला मुहावरा आपने बहुत, ऊंट के मुंह में जीरा। जी जी, जी। अब मैं जब ये सुनता था ऊंट के मुंह में जीरा, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता। जी जी। शेर के मुंह में क्यों नहीं? और वही मैं हाथी के मुंह में क्यों नहीं होता, शेर के मुंह में क्यों नहीं होता? पर मुझे पता मुहावरा बनाने वालों की हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि इनके मुंह में जीरा डाल दो। बस सोचा ऊंट बेचारा सीधा साधा जानवर है, इसके मुंह में जीरा डाल दो। जब हमें पढ़ाया गया ऊंट के मुंह में जीरा, हमारी समझ में नहीं आया जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता है, हाथी के या शेर के मुंह में क्यों नहीं होता। पर मैं समझता हूँ लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी होगी उनके मुंह में जीरा रखने की। सोचा होगा ऐसा कर दो, ऊंट बेचारा सीधा साधा जानवर है, इसके मुंह में जीरा कर दो। मुहावरा बनाने वालों ने एक और शरारत की, सांप इतना छोटा उसके मुंह में छछूंदर रख दी। क्या बात। सांप इतना छोटा उसके मुंह में छछूंदर रख दी। और न्याय करते जीरा सांप के मुंह में रखते, छछूंदर ऊंट के मुंह में रखते। पर क्या पता था ऊंट ने ही मना कर दिया हो, आई एम वेजिटेरियन। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्पना सुहासिनी जी का जैसे मैंने बताया बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, और उनको कविता के लिए प्रस्तुत करूं, निवेदन करूं, क्योंकि वो एक कवित्री होने के साथ साथ आप गीतकार हैं, कवित्री हैं, और आप सबसे बड़ी बात है कि आज फिल्मों की आप सफलतम अभिनेत्री हैं। ये आपको हार्दिक बधाई। तो देखिएगा, एक गज़ल रखती हूँ आप सभी के सामने, श्रृंगार की ही वियोग की बात करते हुए। देखिए, मतलब कुछ यूं हुआ है कि आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे, आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे, अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे। क्या बात है, वाह वाह। आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे, अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि लोग कहते हैं तू नगीना है, लोग कहते हैं तू नगीना है, लोग कहते हैं तू नगीना है, हम अंगूठी में जड़ के देखेंगे। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। लोग कहते हैं तू नगीना है, हम अंगूठी में जड़ के देखेंगे। और माना किस्मत में तू नहीं फिर भी, माना किस्मत में तू नहीं फिर भी, अपनी किस्मत से लड़के देखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत माना किस्मत में तू नहीं, बहुत शुक्रिया। माना किस्मत में तू नहीं फिर भी, अपनी किस्मत से लड़के देखेंगे। और ठान ले हम तो मुश्किलें क्या हैं,
ठान ले हम तो मुश्किलें क्या हैं, हद की जद से भी बढ़ के देखेंगे। बहुत अच्छे। ठान ले हम तो मुश्किलें क्या हैं, हद की जद से भी बढ़ के देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आसमानों की सैर होती क्या, आसमानों की सैर होती क्या, अपने पंखों से उड़ के देखेंगे। आसमानों की सैर होती क्या, अपने पंखों से उड़ के देखेंगे। और अभी जब चंद्रयान गया था तो देखेगा कि ये जमी गोल है, सुना अक्सर, ये जमी गोल है, सुना अक्सर, चांद के रथ पे चढ़ के देखेंगे। ये जमी गोल है, सुना अक्सर, चांद के रथ पे चढ़ के देखेंगे। आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे, अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे। अल्पना सुहासिनी जी, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और कवित्री, मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभिनय क्षेत्र से हैं, मैं भी फिल्म क्षेत्र से थोड़ा सा संबंध रखता हूँ। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार। आप कई युवा कवियों के मेंटर हैं, आप कई लोगों के प्रेरक हैं। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उनकी चर्चित गज़लों से। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गज़लकार श्री राम अवतार बैरवा जी को। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार श्री राम अवतार बैरवा जी को। सतमोला कवियों के सभी दर्शकों श्रोताओं को इस छोटे से अदने से व्यक्ति का प्यार भरा नमस्कार। 2-3 शेर आपके सामने हैं कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो, जब मैं छत पे होता हूँ तुम भी छत पे रहा करो। कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो, जब मैं छत पे होता हूँ तुम भी छत पे रहा करो। और क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना। कि क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना, जैसे कुछ भी पता नहीं ऐसे अनजान बन के रहा। बहुत वाह, क्या बात। क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना, जैसे कुछ भी पता नहीं ऐसे अनजान बन के रहा करो। और तेरी नज़र से खुलता है मेरे सीने का ताला। वाह। कि तेरी नज़र से खुलता है मेरे सीने का ताला, ना घर में बंदी हो जाऊं तुम नजर मिलाते रहा करो। बहुत अच्छा। कि तेरी नजर से खुलता है मेरे सीने का ताला, ना घर में बंदी हो जाऊं तुम नजर मिलाते रहा करो। और युवाओं से एक दरख्वास्त है, 2 अलग गजल के 2 शेर रखते हुए कि हम हैं मोटर कार, हमारे हर पुर्जे का मोल है। हम हैं मोटर कार, हमारे हर पुर्जे का मोल है। ये मोटर कह रही है ड्राइवर से कि हम हैं मोटर कार, हमारे हर पुर्जे का मोल है। तुम बड़े अनमोल हो बाबू, थोड़ा पीछे चला करो। थोड़ा पीछे चला करो। हमें हलक तक पिला के साकी, जितना चाहो सफर करो। हमें हलक तक पिला के साकी, ये मोटर ड्राइवर से कह रही है कि हमें हलक तक पिला के साकी, जितना चाहो सफर करो। ये सड़क खून की प्यासी है, तुम मत पी के चला करो। हमें हलक तक पिला के साकी, जितना चाहो सफर करो। ये सड़क खून की प्यासी है, तुम मत पी के चला करो। वाह वाह। ये थे राम अवतार बैरवा जी, मेरे दिल के कवि, बहुत बढ़िया, चर्चित गजलकार। और मैं आमंत्रित करता हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित एक मुक्तक, गीत, छंदों के रचयिता, युवा हस्ताक्षर चेतन नितिन खरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि नए नए जब बने पुराने, संबंधों पे पंक्तियां हैं। कि नए नए जब बने पुराने, संबंधों को मत भूलो। हम आप सभी जीवन में किसी न किसी की उंगली थाम कर आगे बढ़ते हैं। तब कहता हूं
कि नए नए जब बने पुराने संबंधों को मत भूलो, मिलजुल कर जो खाई हो उन सौगंधों को मत भूलो। नए नए जब बने पुराने संबंधों को मत भूलो, मिलजुल कर जो खाई हो उन सौगंधों को मत भूलो। और जीवन की आपाधापी में चाहे कुछ भी भूलो, पर जो बचपन के बने सहारे उन कंधों को मत भूलो। बचपन के बने सहारे उन कंधों को मत भूलो। और 4 पंक्तियां और संबंधों पर ही, कि संबंधों को सिर पर ओढ़े रहते हैं, संबंधों को सिर पर ओढ़े रहते हैं, रिश्तों में रस नया निचोड़े रहते हैं। संबंधों को सिर पर ओढ़े रहते हैं, रिश्तों में रस नया निचोड़े रहते हैं। एक हम हैं जो अपना उन्हें समझते हैं, एक हम हैं जो अपना उन्हें समझते हैं, एक वो है जो मुंह को मोड़े रहते हैं, वो है जो मुंह को मोड़े रहते हैं। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा, कि उंगलियां चूम कर देखो बसी है यार की खुशबू। उंगलियां चूम कर देखो बसी है यार की खुशबू। वतन के दुश्मनों के वास्ते ललकार की खुशबू। उंगलियां चूम कर देखो बसी है यार की खुशबू। वतन के दुश्मनों के वास्ते ललकार की खुशबू। जिधर मुड़ता हूँ मेरे साथ में मुड़ जाती हैं सड़कें। करो तुम आचमन में हूँ नदी के धार की खुशबू। और अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं, कि असली जीवन छोड़ यहाँ सब किरदारों में ज्यादा है। असली जीवन छोड़ यहाँ सब किरदारों में ज्यादा है। सच से ज्यादा लोग झूठ के दरबारों में ज्यादा हैं। असली जीवन छोड़ यहाँ सब किरदारों में ज्यादा हैं। सच से ज्यादा लोग झूठ के दरबारों में ज्यादा हैं। कभी हकीकत की चादर का कोना एक उठाना तो जनता के हित की सुविधाएं अखबारों में ज्यादा है। क्या बात की सुविधाएं अखबारों में ज्यादा हैं। ये थे चेतन नितिन खरे जी, देश के लब्ध प्रतिष्ठित छंदकार गीतकार। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक का बाद। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। ब्रेक के बाद सतमोला कवियों चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे देश के वरिष्ठ और नामचीन कवियों को, जिन्होंने अपनी कविताओं से, अपने लेखन से हमारे हिंदी साहित्य जगत का नाम देश में और विदेशों में काफ़ी उन्नत किया है। और अब मैं आपके समक्ष ऐसे कवियों को प्रस्तुत करूंगा जो कि बहुत अच्छा लेखन करते हैं और उनको आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए चयन किया गया है, जो अपने क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। और अब मैं आपके सामने एक ऐसी उभरती हुई कवित्री को पेश करना चाहता हूं जिनका नाम है समीक्षा जगा, जो सबलगढ़ मुरैना मध्य प्रदेश से पधारी हैं। और आप अभी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं और पिछले कई वर्षों से निरंतर लेखन कर रही हैं। आप कविताएं लिखती हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करती हैं, आप सामाजिक सरोकारों पर बहुत अच्छा लिखती हैं। आज आप वृद्धावस्था के ऊपर और कलयुग और आज के स्थिति में राम राज्य के बारे में कुछ अपनी रचना प्रस्तुत करेंगी। तो स्वागत है समीक्षा जगा।
मैं समीक्षा जगह सबलगढ़ से। मैं ज़्यादातर सामाजिक बुराइयों के ऊपर लिखती हूँ और मैं अपनी कविता कहने से पहले एक पंक्ति बेटियों के लिए कहना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। उसके तत्पश्चात मैं अपनी कविता का प्रारंभ करूँगी। तो कुछ लिखा था कि माना बुढ़ापे का सहारा है बेटा, कि माना बुढ़ापे का सहारा है बेटा, तो बेटियों से भी किसी का सहारा है। कि माना बुढ़ापे का सहारा है बेटा, तो बेटियों से भी किसी का सहारा है। अरे जिस तरह पेट के अंदर मारते हो बेटियों को, सच बताओ आज तक किसी ने बेटों को मारा है? सच बताओ आज तक किसी ने बेटों को मारा है? आज बेटियों को मार रहे हो, कि आज बेटियों को मार रहे हो, कल बहुत पछताओगे। कि आज बेटियों को मार रहे हो, कल बहुत पछताओगे। जब पैदा ही नहीं की बेटियां तो बहू कहाँ से लाओगे? कि जब पैदा ही नहीं की बेटियां तो बहू कहाँ से लाओगे? वाह 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 बेटा, इसके तत्पश्चात मैं अपनी कविता गांधी जी का रामराज प्रारंभ करती हूँ, जिसके अंदर मैंने प्रस्तुत किया है कि जो पुरुष अपने आप को राम का रूप मानते हैं वही सीता का हरण करते हैं। हाँ, विडंबना है समाज की ये। तो कुछ इसी के ऊपर लिखा था कि सीता के प्रभु श्री राम ने इस संसार को तारा है, कि सीता के प्रभु श्री राम ने इस संसार को तारा है। अब आ गया कलयुग, यहाँ नहीं कोई किसी का सहारा है। और जो कहते थे मैं हूँ सिया का राम, आज उसी हरे राम ने सीता को मारा है। वाह वाह। जो कहते थे मैं हूँ सिया का राम, आज उसी हरे राम ने सीता को मारा है। कब तक सहन करोगी पीड़ा कि सीताओ, तुम कब तक सहन करोगी पीड़ा? कब तक चुपचाप रहोगी? कब तक दोगी अग्नि परीक्षा? कब तक कुछ ना कहोगी? अरे छोड़ो दुनियादारी और मान बचा लो अपना। अरे छोड़ो दुनियादारी और मान बचा लो अपना, तुम भारत की सीता हो और सीता बन के रहना। इसके तत्पश्चात मैं अपनी अगली पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ। ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी तुमको बैड टच करता है तो तुमको क्या करना चाहिए। कि कोई तुमको छुए जरा सा, कि कोई तुमको छुए जरा सा, तुम काली बन जाना। कि कोई तुमको छुए जरा सा, तुम काली बन जाना। और दे धमकी मारने की तो उठा शस्त्र तन जाना। वाह वाह वाह। कि और दे धमकी मारने की तो उठा शस्त्र तन जाना। कि कह देना दुनिया वालों से अब मैं कुछ ना सह पाऊंगी, मैं भारत की सीता हूँ और सीता बन के दिखाऊंगी। वाह वाह वाह। कि मैं भारत की सीता हूँ और सीता बन के दिखाऊंगी। धारण कर रूप काली का, कि धारण कर रूप काली का शक्ति अपनी दिखलाऊंगी। कि धारण कर रूप काली का शक्ति अपनी दिखलाऊंगी। खुद की करूंगी रक्षा स्वयं, अब खुद की जान बचाऊंगी। और मैं अपनी कविता की अंतिम पंक्ति आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि जब तक होंगे बलात्कार, कि जब तक होंगे बलात्कार तब तक काली मैं बन जाऊंगी। कि जब तक होंगे बलात्कार तब तक काली मैं बन जाऊंगी। जिस दिन सब कुछ सही हो गया उस दिन मैं सीता बन पाऊंगी। जिस दिन सब कुछ सही हो गया उस दिन मैं सीता बन पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं एक वास्तविक घटना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैंने देखा था, मेरे पड़ोस में एक दादी रहती थी, उनकी ट्रक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तो मैंने उनकी जो मरने से पहले की जो स्थिति देखी थी कि एक माँ 4 बेटों को पाल लेती है, पर 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। विडंबना है समाज की। तो मैंने देखा कि उस माँ को किसी ने जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी उसने पूरा जीवन एक साड़ी में गुजार लिया होगा। मेरी निगाहों से 4 बेटे थे फिर भी खाना नहीं देते थे, और किसी ने आज तक उससे फोन पर बात भी नहीं की थी। और मरने के बाद ये स्थिति आपको अभी कविता के अंदर मिल जाएगी। स्वागत है रचना का। कविता का नाम है वास्तविक घटना, मरने से पहले और मरने के बाद। कि जीते जी कभी प्रेम नहीं किया, कि जीते जी कभी प्रेम नहीं किया, मरने के बाद कितना प्रेम बरसा रहे हैं। कि जीते जी कभी प्रेम नहीं किया, मरने के बाद कितना प्रेम बरसा रहे हैं। जीते जी सजने संवरने नहीं दिया, मरने के बाद कितना सजा रहे हैं। जीते जी कभी तोहफे नहीं दिए, कि जीते जी कभी तोहफे नहीं दिए, मरने के बाद ढेरों पुष्प चढ़ा रहे हैं। और जीते जी कभी वस्त्र नहीं पहने, मरने के बाद कितने वस्त्र उड़ा रहे हैं। वाह वाह वाह। मरने के बाद कितने वस्त्र उड़ा रहे हैं। जीते जी किसी ने सहारा नहीं दिया, कि जीते जी किसी ने सहारा नहीं दिया, मरने के बाद 4-4 कंधों पर उठा रहे हैं। कि जीते जी किसी ने सहारा नहीं दिया, मरने के बाद 4-4 कंधों पर उठा रहे हैं। और जीते जी किसी ने हाल नहीं पूछा, और मरने के बाद सब मिलने आ रहे हैं।
कि जीते वाह, जी वाह। किसी ने हाल नहीं पूछा और मरने के बाद सब मिलने आ रहे हैं। वाह, जीते जी किसी ने याद नहीं किया, ये देखिए दुनिया का ढोंग, कि जीते जी किसी ने याद नहीं किया, मरने के बाद कितने आंसू बहा रहे हैं। कि जीते जी किसी ने याद नहीं किया, मरने के बाद कितने आंसू बहा रहे हैं। और जीते जी किसी ने खाना नहीं दिया, मरने के बाद दूध घी चढ़ा रहे हैं। कि जीते जी किसी ने खाना नहीं दिया, मरने के बाद दूध घी चढ़ा रहे हैं। समाज की विकृति है समाज की। अपनी कविता की अंतिम पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है। कि जीते जी किसी ने जल नहीं दिया, कि जीते जी किसी ने जल नहीं दिया, मरने के बाद गंगा जल पिला रहे हैं। जीते जी किसी ने प्रेम नहीं किया, मरने के बाद कितना प्रेम बरसा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी समीक्षा जगह, और जिन्होंने अपनी रचना से, पहली रचना में आपने आह्वान किया कि बेटियों को किस तरह से अत्याचारों से मुक्ति मिल सकती है, और निश्चित रूप से समाज के लिए मार्गदर्शक रचना हो गई है। और दूसरी, समाज की विडंबना कैसे दो रूप होते हैं समाज के, किसी व्यक्ति के जीवित रहने में और उसके बाद में किस तरह श्रद्धांजलियाँ होती हैं, उस पर अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना, सबको पसंद आई होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद समीक्षा जगह को। तो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक वरिष्ठ कवि श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, जो कि नागपुर से पधारे हैं। आप भारतीय रेलवे में कार्य करते हैं और रेलवे में कार्य के साथ साथ साहित्य की सेवा कर रहे हैं, लंबे समय से लिख रहे हैं, और आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से एक पुस्तक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है, तो इसकी हम आपको बधाई देते हैं। और आप गीत, गज़ल सभी विधाओं में बहुत अच्छा लिखते हैं। आज आपको निश्चित रूप से मन को हर लेने वाली 2 रचनाएँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत हैं कृष्ण कुमार द्विवेदी जी। नमस्कार, सतमौला दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और सरस्वती माँ को नमन करता हूं। मैं चंद पंक्तियाँ हमारे माननीय जो संचालक महोदय जी, प्रबल जी, उनके लिए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मैं उनके व्यक्तित्व में अभिनय की झलक पाता हूं। मैं उनके व्यक्तित्व में अभिनय की झलक पाता हूं। मैं उनके मस्तिष्क में लेखन की झलक पाता हूं। अभिनय की झलक और लेखन की झलक को मिलकर देते एक आकार तो बन जाता है कलाकार। मिलकर देता है एक आकार तो बन जाता है कलाकार। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मिलता है मुझे हौसला अपार, और यही ख्वाहिश है कि आप सबका मिलता रहे प्यार। ये आपका कृष्ण कुमार। वाह वाह, स्वागत है आपका। बहुत। चलिए मैं गजल प्रस्तुत कर। संवर जाएगा मेरा घर धीरे धीरे, संवर जाएगा मेरा घर धीरे धीरे। वाह वाह वाह। मैं पाऊंगा मंजिल मगर धीरे धीरे, मैं पाऊंगा मंजिल मगर धीरे धीरे। जय जय जय। है राहें कठिन फिर भी मुझको यकीन है राहें कठिन फिर भी मुझको यकीन है। हाँ कट जाएगा ये सफर धीरे धीरे, हाँ कट जाएगा वाह वाह। ये सफर धीरे धीरे। मोहब्बत से पिघले है पत्थर यहाँ, मोहब्बत से पिघले है पत्थर यहाँ, मगर इसका होगा असर धीरे धीरे। क्या बात है, मगर इसका होगा असर धीरे धीरे। छीन लेंगे वो तेरा सुख चैन पल में, मिलाता तो उनसे नजर धीरे धीरे, मिलाता तो उनसे नजर धीरे धीरे। अगला बंद कि परिंदे का बच्चा उड़ेगा भी खुद ही, परिंदे का बच्चा उड़ेगा भी खुद ही, मगर खुलते हैं उसके पर धीरे धीरे, मगर खुलते हैं उसके पर धीरे धीरे। क्या सच्चाई बयां की है। करता रहेगा मेहनत अगर धीरे धीरे, करता रहेगा मेहनत अगर धीरे धीरे,
संवर जाएगा तेरा घर धीरे धीरे, वाह। संवर जाएगा तेरा घर धीरे धीरे। मकते कैसे रुकिए कि पुकारेगा दिल से ये कृष्णा जब उनको, पुकारेगा दिल से ये कृष्णा जब उनको, चले आएंगे वो इधर धीरे धीरे, चले आएंगे वो इधर धीरे धीरे। एक श्रृंगारिक कविता में स्वागत है कि जब धरती पर बूंदों की पड़ती है बौछार, जब धरती पर बूंदों की पड़ती है बौछार, गजल तब होती है, गजल तब होती है। बादल धरती का स्वागत कर डाले गले में हार, बादल धरती का स्वागत कर डाले गले में हार, गजल तब होती है, गजल तब होती है। आया प्यार का झोंका जीवन में पहली बार, आया प्यार का झोंका जीवन में पहली बार, गजल तब होती है, गजल तब होती है। ओ भींग के तन मन खिल उठता जैसे पहला प्यार, ओ भींग के तन मन खिल उठता जैसे पहला प्यार, गजल तब होती है, गजल तब होती है। और रिमझिम की फुहारों से और रहे हर दम तेरा साथ, और रिमझिम की फुहारों से और रहे हर दम तेरा साथ, गजल तब होती है, गजल तब होती है। तेरी इनायत की बारिश से होता है उद्धार, तेरी इनायत की बारिश से होता है उद्धार, गजल तब होती है, गजल तब होती है। अगला बंदे कि वर्षा की बूंदों से मिलता जब धरती को प्यार, वर्षा की बूंदों से मिलता जब धरती को प्यार, गजल तब होती है, गजल तब होती है। आखिरी बंद कि देख देख हरियाली को मन होता गुलजार, वो देख देख हरियाली को मन होता गुलजार, गजल तब होती है, गजल तब होती है, गजल तब होती है। आपके समक्ष एक दहेज कविता व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। हे सगुना राम जी आए हैं अपने मुन्ना के लिए बढ़िया रिश्ता लाए हैं, हे सगुना राम जी आए अपने मुन्ना के लिए बढ़िया रिश्ता है। लड़की रूपवती है, गुणवती है और नयन नक्श वाली है, लड़की रूपवती है, गुणवती और नयन नक्श वाली है, पर थोड़ी सी तिरछी नजर वाली है, पर थोड़ी सी तिरछी नजर वाली है। अरे क्या फर्क पड़ता है मुन्ना के पापा, लड़की तो पैसे वाली है। अरे क्या फर्क पड़ता है मुन्ना के पापा, लड़की तो पैसे वाली है। देख सगुना रिश्ता देखने के पहले अभी बता देता हूँ, देख सगुना रिश्ता देखने के पहले अभी बता देता हूँ, फिर मत कहना कि हमने तुझको बताया नहीं लड़की के बारे में। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात और बताना चाहता, पर छोटी सी कमी खलती है, पर छोटी सी कमी खलती है। लड़की जरा से लगा के चलती है, तभी अंदर से बीवी ने आवाज लगाई, अजी सुनते हो, मैं तो कहती हूँ आंख मूंद कर मुन्ना का रिश्ता पक्का कर दीजिए। अजी मैं तो कहती हूँ आंख मूंद कर मुन्ना का रिश्ता पक्का कर दीजिए, मुन्ना को मनवाना मेरा काम है। क्या पराकाष्ठा है, मुन्ना को मनवाना मेरा काम है। ये तो आम के आम गुठलियों के दाम है, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम। अजी इन सब बातों को मारो गोली, अजी इन सब बातों को मारो गोली, हमरे मुन्ना की अब लगी है बढ़िया बोली, हमारे मुन्ना की लगी अब बढ़िया बोली। लड़की जरा सी लंगड़ा के चलती है ना, अजी ये लंगड़ी उंगड़ी तो आनी जानी है, अजी ये लंगड़ी उंगड़ी तो आनी जानी है। हमें क्या बहू से पीटी उषा की तरह दौड़ थोड़ी लगवानी है, अजी हमें क्या बहू से पीटी उषा की तरह दौड़ लगवानी, अजी हमें तो अपनी मुनिया की भी शादी इसी दहेज से करवानी है, अजी हमें तो अपनी मुनिया की शादी इसी दहेज से करवानी है, इसी दहेज से करवानी है। ये थे बहुत सुंदर कृष्ण कुमार द्विवेदी जी। जिस तरह के रेलवे 24 घंटे संचालन करती है, आपका काव्य पाठ भी इसी तरह से बहुमुखी है। आपने पहली दो रचनाओं में
निश्चित रूप से बहुत समा बांध दिया, अच्छी रचनाएं थी। और तीसरी व्यंग रचना में आपने समाज का एक ऐसा विद्रूप का चेहरा प्रस्तुत किया जो कि दहेज का दानव है, वो समाज को किस तरह बर्बाद कर रहा है, उसे व्यंग के माध्यम से आपने बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी के पश्चात में एक ऐसे कवि को प्रस्तुत करता हूँ, उसकी प्रतिभा भी विलक्षण है, मास्टर रामजी लाल वर्मा जी को, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। और आप एक शिक्षक हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप करीब 20 वर्षों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, स्वयं कवि हैं और बाकी दूसरे कवियों के लिए भी मंचों पर बहुत कम कुछ काम कर रहे हैं। आप गज़ल, गीत और अनेक छंदों में कविताएं लिखते हैं। आज आपके लिए ये गज़ल और गीत दोनों चीज़ें पेश करेंगे। तो स्वागत है मास्टर रामजी लाल वर्मा। सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को नमन करता हूँ और सतमोला कवियों को चौपाल मंच को नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी कवियों और संचालक श्री पेरबल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं गज़ल प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है जी आपका। फना हो गए हम, फना हो गए हम, इधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे। वाह वाह। लगेगी खबर तुम, लगेगी खबर तुम, इधर उधर धीरे धीरे, उधर धीरे धीरे। अब हुस्न मतलब समाज फरमाइए जी। स्वागत है। मिलाई नजर हो, मिलाई नजर हो, निडर धीरे धीरे, निडर धीरे धीरे। लुटा मेरा दिल, लुटा मेरा दिल, राहो बर धीरे धीरे। वाह। राहो बर धीरे धीरे। अब तीसरा बंद है। दिल जख्म गुलशन, है दिल जख्म गुलशन, हमें देख हंसते, हमें देख हंसते। हो छलनी गया, हो छलनी गया ये जिगर धीरे धीरे। वाह वाह वाह। जिगर धीरे वाह। धीरे। चौथा बंद। ये गुजरी सभी रातें, ये गुजरी सभी रातें, तन्हाई में ही, तन्हाई में ही। मगर तुमको होगी, मगर तुमको होगी खबर धीरे। क्या बात है। खबर धीरे। क्या बात। धीरे। पांचवां बंद समाप्त फरमाइए जी। स्वागत है। चले तुम कहाँ, चले तुम कहाँ, नजरों को यूं मिला करो, नजरों को यूं मिला करो। ये होगा हमी पर असर धीरे धीरे। वाह वाह वाह। ये होगा हमी पर असर धीरे धीरे। अब छठा बंद जी। स्वागत है। किया वादा, किया वादा ये शाम का, किया वादा ये शाम का, फिर शहर का, फिर शहर का। अजी हो गया दोपहर, अजी हो गया दोपहर, धीरे धीरे, वाह धीरे वाह वाह। धीरे। अब मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। जी जी। स्वागत है। चलो मत कभी घर से, चलो मत कभी घर से, बन ठन के बरो माँ, बन ठन के बरो माँ। बड़े दिल की धड़कन, बड़े दिल की धड़कन, खतर धीरे धीरे, खतर धीरे धीरे। अब मैं आपके सामने एक पर्यावरण पर गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी। स्वागत है। स्वागत है। दिन पे दिन पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो ये देश के लिए, समाज के लिए संदेश है। पर्यावरण दूषित हुआ, पर्यावरण दूषित हुआ, इसमें करो सुधार, इसमें करो सुधार। ध्वनि
सांस लेना दूभर होगा, सांस लेना दूभर होगा, तन में पैदा होंगे विकार। क्या सच्चाई है? तन में पैदा होंगे विकार। तो प्रदूषण के 3 अंग हैं। पहला जी, है जी। ध्वनि प्रदूषण। लाखों से बना है मंदिर, लाखों से बना है मंदिर, उसमें नहीं पुजारी, उसमें नहीं पुजारी। लाउड स्पीकर करे आरती, लाउड स्पीकर करे आरती, देखो अचरज भारी, देखो अचरज भारी। इतना तेज क्यों हॉर्न बजाते, इतना तेज क्यों हॉर्न बजाते, तुम हो समझदार, तुम हो समझदार। समस्या है ये भी। हाँ। फिर है जल प्रदूषण, दूसरा अंग इसका। यह पतित पावनी गंगा जल, यह पतित पावनी गंगा जल, ऐसे हो गया काला, ऐसे हो गया काला। मिलों का कचरा इसमें पड़ता, मिलों का कचरा इसमें पड़ता, शहर का गंदा नाला, शहर का गंदा नाला। सही चित्रण है। इतना गंदा जल तुम पीते, इतना गंदा जल तुम पीते, तुमको है धिक्कार, तुमको है धिक्कार। फिर है वायु प्रदूषण। जी 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 हाँ। खुले में फेंकी गंदगी, खुले में फेंकी गंदगी, इससे वायु प्रदूषित होगी, इससे वायु प्रदूषित होगी। फैलेंगे संक्रामक रोग, फैलेंगे संक्रामक रोग, होगी तेरी काया रोगी, होगी तेरी काया रोगी। पेरिस सा सुंदर देश बनाकर, पेरिस सा सुंदर देश बनाकर, बर्मा कर इससे प्यार, बर्मा कर इससे प्यार। क्या आह्वान है। हाँ। पर्यावरण दूषित हुआ, इसमें करो सुधार, सांस लेना दूभर होगा, तन में पैदा होंगे विकार। जय हिंद जय भारत। ये थे मास्टर रामजी लाल वर्मा। आपने दोनों रचनाओं में आज की समस्याओं को उठाया और बड़े अच्छे तरीके से पर्यावरण वाली रचना में आपने चित्रण किया कि किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है और कैसे प्रदूषण रोका जा सकता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ नोएडा से पधारी हुई डॉक्टर आभा चौधरी जी को। आप दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में इतिहास की प्रवक्ता हैं और पिछले 20 वर्षों से आप लेखन कार्य कर रही हैं। आपकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और प्रकाशाधीन हैं। साझा संग्रहों में भी आप भाग ले रही हैं। आप छंदमुक्त कविताएं और गीत लिखती हैं। विभिन्न विषयों में आपके जो लेखन है और कविताएं हैं सराही जा चुकी हैं और आप साहित्य के क्षेत्र में काम करते हुए विदेश यात्राएं भी कर चुकी हैं। तो ऐसी आभा चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपके सम्मुख कुछ अपनी रचनाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। जी स्वागत। बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में कि अंधेरों के झांसों में मत आना, अंधेरों के झांसों में मत आना, पूरब की ओर देख गौर से, फिर आएगी किरण उजाले वाली, वही खीर समइये, वही खीर सेवइये, वही होली दशहरा लेकर, वही खीर सेवइये, वही होली दशहरा लेकर। वाह 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 वाह। शुक्रिया। और मेरी अगली रचना देखें कि इन अश्कों को आँखों से गिरने न देना, इन अश्कों को आँखों से गिरने न देना, इन ख्वाबों को नींदों में खोने न देना। क्या पता ये अश्क किसी सीप का मोती बन जाएं, और क्या पता ये ख्वाब किसी उड़ान की मंजिल बन जाएं। क्या आशावाद है, क्या आशावाद है। क्या पता ये ख्वाब किसी उड़ान की मंजिल बन जाएं। और इसके साथ ही मैं अपनी एक गज़ल आपके सम्मुख रखती हूँ। जी स्वागत। गज़ल का मतलब कुछ इस तरह से है जी। दूर साये से तेरे हटाया गया, दूर साये से तेरे हटाया गया,
दूर साए से तेरे हटाया गया, जहर बदनामी का यूं पिलाया गया। वाह क्या बात है। जहर बदनामी का यूं पिलाया गया। शुक्रिया। और शेर देखें। मैंने मांगी थी थोड़ी सी खामोशियाँ, मैंने मांगी थी थोड़ी सी खामोशियाँ, मैंने मांगी थी थोड़ी सी खामोशियाँ, खामोशी के लिए भी रुलाया गया। वाह क्या दर्द है। खामोशी के लिए भी रुलाया गया। शुक्रिया। और शेर दिखें। मैं तरसता रहा तेरे दीदार को, 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 जीते जी ऐसे कब्र में सुलाया गया, जीते जी ऐसे कब्र में सुलाया गया। क्या उपालंब है। दूर साए से तेरे हटाया गया, जहर बदनामी का यूं पिलाया गया। इस कदर ढाए जुल्मों सितम रात दिन, इस कदर ढाए जुल्मों सितम रात दिन, इस कदर ढाए जुल्मों सितम रात दिन, सोया किरदार मेरा जगाया गया। वाह वाह वाह। सोया किरदार मेरा जगाया गया, दूर साए से तेरे हटाया गया, जहर बदनामी का यूं पिलाया गया। और शेर अर्ज है आखिरी शेर। जी जी स्वागत है आपका। भीगा रहता था मैं बारिशों की बिना, भीगा रहता था मैं बारिशों के बिना, भीगा रहता था मैं बारिशों के बिना, इस तरह हर कदम पर रुलाया गया, इस तरह हर कदम पर रुलाया गया, दूर साए से तेरे हटाया गया, जहर बदनामी का यूं पिलाया गया, दूर साए से तेरे हटाया गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर आभा चौधरी। आपने एक बहुत ऐसा एक उपालंब को देते हुए ऐसा आपने गीत लिया। अब बहुत अच्छे शेर थे। निश्चित रूप से एक विडंबना जीवन की होती है कि समर्पण पूरा है फिर भी किसी को क्या मिलता है, शायद इसी बारे में आपकी रचना थी। बहुत अच्छा लिखती हैं, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर आभा चौधरी जी। और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी के पश्चात में एक ऐसे कवि को प्रस्तुत करता हूँ, उसकी प्रतिभा भी विलक्षण है। वो हैं हरदोई से पधारे हुए बाल कवि स्वप्निल शर्मा। और ये स्वप्निल शर्मा जी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अभी शायद मैट्रिक में पढ़ते हैं आप। पिछले 6 वर्षों से ये साहित्य रचना कर रहे हैं और सभी छंदों को विधिवत बहुत नियम से लिखते हैं। आप अपने क्षेत्र में और अपने मंडल में बहुत लोकप्रिय हैं, लोग पसंद करते हैं। तो आज आप सुनेंगे स्वप्निल शर्मा। स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को प्रणाम करता हूं। सतमोला कवियों की चौपाल शो के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम अपने परिचय में एक मुक्तक और उसके बाद अपनी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं। स्वागत है, स्वागत है। बालक हूं मत तुच्छ समझना, बस छोटा सा दिखता हूं। बालक हूं मत तुच्छ समझना, बस छोटा सा दिखता हूं।
कवि हूँ चारण कभी नहीं मैं, ना नोटों पर बिकता हूँ। वाह वाह। और गुजराती दंगों से लेकर नेताओं की लूटों को, बन निर्भीक बिना भेदों के हो स्वतंत्र में लिखता हूँ। वाह, स्वागत है। बन निर्भीक बिना भेदों के हो स्वतंत्र में लिखता हूँ। इसके पश्चात मैं आप लोगों के सम्मुख एक गीत प्रस्तुत करता हूँ जी, स्वागत है। सैनिकों के लिए ही। बचा ले अब अरे शासक, कभी तो ध्यान कर उनका, मरे हैं जो सफेदी में, कभी सम्मान कर उनका, मरे हैं जो सफेदी में, कभी सम्मान कर उनका। वाह वाह। अरे तू बैठ दफ्तर में, बहुत कुछ झूठ कहता है, जरा सोचो कि एक फौजी मगर किस भांति रहता है। क्या चित्रण है। नहीं जाने घरों के सुख हमारे हेतु लड़ता है, बिना डर के वनों में वह दिखाई वीर पड़ता है। लड़े हैं जो अभी तक भी, कभी तो गान कर उनका, मरे हैं जो सफेदी में, कभी सम्मान कर उनका। यहाँ पर सफेदी से तात्पर्य उस सफेद घाटी से है जहाँ सैनिक शहीद होते हैं। अगला बंद। ये चित्रण सही है। अगर 10 लाख रुपयों में खरीदोगे शरीरों को, हमारे देश में प्रचलन है कि जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों को लाखों में रुपए दिए जाते हैं। उसी का चित्रण। अगर 10 लाख रुपयों में खरीदोगे शरीरों को, नहीं होगी उन्हें खुशियाँ, करो अब बंद तीरों को। किसी भी दिन करोगे तुम अगर आजाद बस सेना, खत्म होगा समर खूनी, नहीं होगा खुशी देना। वाह वाह। क्योंकि हमारी सेना को कई बार रोक लिया जाता है जब वो कोई बड़ा ऑपरेशन करने चलती है, या सेना जो करना चाहती है स्वतंत्र रूप से उसे करने नहीं दिया जाता। ये भी वास्तविकता है, ये भी वास्तविकता है। अगला बंद। नहीं मैं देख सकता हूँ अभी तो और रोना नित, उनका परिवार वालों का जो सैनिक शहीद होते हैं। नहीं मैं देख सकता हूँ अभी तो और रोना नित, जरा देखो जरा सोचो, नहीं यह खेल है पटचित। नहीं हंसता कभी बच्चा छठे का, रो रहा है अब कभी भाई कभी पापा, हमेशा खो रहा है अब। वाह वाह वाह। कभी भाई कभी पापा, हमेशा खो रहा है अब। बचा लो हेमराजों को, नहीं सिरदान कर उनका। हमारे देश में सैनिकों का सिर काटकर दुश्मन लेके चले जाते हैं, और लेकिन सैनिकों को उस पर कोई पलटवार करने की अनुमति नहीं दी जाती। तभी मैंने लिखा, बचा लो हेमराजों को, नहीं सिरदान कर उनका। लड़े मरे हैं जो सफेदी में, कभी सम्मान कर उनका। वाह वाह। मरे हैं जो सफेदी में। आपके सम्मुख अगला एक छंद रखता हूँ सैनिकों के लिए ही। सैनिकों को मैं रण में जाने के लिए कह रहा हूँ कि जीवन में मनु के सुत तू इस भांति सदा कुछ काम करो ना, जाकर के रण में धनु ही कुछ बाण उठा कुछ नाम करो ना। वाह वाह। और सिर धड़ भिनत मस्तक हो रण को बिल्कुल शमशान करो ना। अब रिपु को यह धाम छोड़ा उसका सत राम ही नाम करो वाह ना। वाह वाह। अब रिपु को यह धाम छोड़ा उसका सत राम ही नाम करो ना। एक चीज आप लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि जो नेता हैं वो भी देशभक्ति दिखाते हैं। बैनर पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, 5 सैनिक शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि। तब मैंने लिखा कि देशभक्ति के हेतु पिता को बेटा खोना होता है। देशभक्ति के हेतु ताटंक छंद में, देशभक्ति के हेतु पिता को बेटा खोना होता है, देशभक्ति के हेतु माता को निस्दिन रोना होता है, और देशभक्ति बैनर से बिल्कुल जाहिर कभी ना होती है। इसे दिखाने हेतु वीर को बलिदा होना होता है। वाह वाह वाह। इसे दिखाने हेतु वीर को बलिदा होना होता है। एक आखिरी आप लोगों के सम्मुख में मुक्तक रखता हूँ और उसके बाद मैं विदा चाहूंगा। स्वागत है आपके मुक्तक का।
सैनिकों लड़ते रहो और ध्यान तुम देना वहां, सैनिकों लड़ते रहो और ध्यान तुम देना वहां, रक्त के अवशेष को सम्मान तुम देना वहां, और देश के अंदर कभी भी मृत्यु के ना पास जाना, यदि दिखे सीमा विनाशक जान तुम देना वहां, यदि दिखे सीमा विनाशक जान तुम देना वहां। जी बहुत बहुत ये थे हरदोई से पधारे बाल कवि स्वप्निल शर्मा। आपकी रचनाओं में निश्चित रूप से शब्दों का अच्छा संयोजन है। युवा होने के कारण और अपने विचारों के कारण एक विद्रोह की भावना है, लेकिन साथ साथ एक नेतृत्व की भी क्षमता है कि यदि सैनिक कहीं परेशान है तो सैनिक को किस प्रकार ये आह्वान कर सकते हैं उसका, कि आप जाइए और सैनिक धर्म का निर्वाह करते हुए शत्रु का नाश करें। तो ऐसे बाल कवि को मेरा भी आशीर्वाद, आप सभी आशीर्वाद देंगे, भविष्य उज्जवल है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा सागर मध्य प्रदेश से ही पधारे हुए आमीन अली शाहपुरी जी को। शाहपुरी इनका उपनाम है क्योंकि शाहपुर के रहने वाले हैं। आप व्यवसाय सिलाई का व्यवसाय करते हैं और देश प्रेम और समाज पे और श्रृंगार पे बहुत अच्छा लिखते हैं। और जैसे कि एक सिलाई कर्मी सिलाई का व्यवसाय करने वाला कपड़ों को जोड़ता है, ऐसे ही समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इन्हें सुने। स्वागत है शाहपुरी जी। मैं एक दो शेर वतन परस्ती के और उसके बाद कुछ अशार और छोटी छोटी गज़लें मुख्तलिफ वक्त में रखूँगा। जी स्वागत है आपका। तो आप सबकी तवज्जो चाहूँगा। हमारा 3 रंग का तिरंगा है, उस पर मैंने ये कथा कहा है, मुलाहिज़ा हो। स्वागत। कि केसरिया पे केसर से मैं राम लिखना चाहता हूँ, केसरिया पे केसर से मैं राम लिखना चाहता हूँ, हरे रंग पर हृदय से इस्लाम लिखना चाहता हूँ, वो चांदी से चमकते सफ़ेद रंग पर सब शहीदों के नाम लिखना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। एक शेर और मुलाजा हो कौमी एकता पर कि मुझे नहीं खबर मैं हिंदुओं या मुसलमानों के बीच रहता हूँ, मुझे नहीं खबर मैं हिंदुओं या मुसलमानों के बीच रहता हूँ, अरे मैं तो एक इंसान हूँ, करोड़ों इंसानों के बीच रहता हूँ। वाह वाह। एक और कथा मुलाजा हो। जी स्वागत है। कि जान दे देता है सिपाही मगर भेद नहीं खोलता। हमारा सैनिक सीमा पर जान दे देता है सिपाही मगर भेद नहीं खोलता, जिसे खुदा का खौफ हो वो कम नहीं तौलता, और आईना बने हो तो सच के साथ रहो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। वाह वाह वाह। अब एक गज़ल मुलाहजा हो। जी स्वागत है। छोटी बहर की है कि जिंदगी अगर सवाल है तो तू जवाब रख, जिंदगी अगर सवाल है तो तू जवाब रख, सवालों जवाब की भी एक किताब रख, और जो बिछाता है तेरी राह में कांटे तू उसकी राह में गुलाब रख। वाह 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 वाह। जो बिछाता है तेरी राह में कांटे तू उसकी राह में गुलाब रख। और ये शेर देखिए कि सिर्फ नेकियों की ही गिनती क्यों, सिर्फ नेकियों की ही गिनती क्यों, कभी अपने गुनाहों का भी हिसाब रख। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। कभी अपने गुनाहों का ही हिसाब रख, और लोग बदनियती से ही देखेंगे, लोग बदनियती से ही देखेंगे, है हंसी सूरत तो नकाब रख। वाह वाह। है हंसी सूरत तो नकाब रख। और ये शेर देखिए कि आमीन मुस्कुरा तू फूलों की तरह, मक्ते का शेर है। आमीन मुस्कुरा तू फूलों की तरह, सीने में मगर इनकलाब रख। वाह वाह क्या बात है। सीने में मगर इनकलाब रख, और तुझको जुगनू समझती है दुनिया। शेर देखें कि तुझको जुगनू समझती है दुनिया, तू अपनी आंखों में आफताब रख। वाह वाह क्या बात, बहुत अच्छा। ये गज़ल थी। एक दो कथा और मुलाजा फरमा लें, मैं वक्त का लिहाज रखूंगा। कि झूठ से दागदार कभी सच्चाई नहीं होती। मुलाजा हो कि झूठ से दागदार कभी सच्चाई नहीं होती, और प्यार से बेहतर कोई अच्छाई नहीं होती। जितना ऊंचा तुझे उड़ना है उड़,
जमीन से ऊंची कोई ऊंचाई नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये शेर था। एक और गज़ल के चंद अशार मुलाहजा हो, उससे पहले एक कता मुलाहजा हो कि रुलाकर भी पूछती है, कभी मुस्कुराकर भी पूछती, रुलाकर भी पूछती है, कभी मुस्कुराकर भी पूछती है, तरक्कियों के ख्वाब दिखाकर भी पूछती है, कोई दे नहीं सकता सारे जवाब, जिंदगी सिलेबस से बाहर भी पूछती है। ये मैंने ज़िंदगी पर शेर कहा था और एक गज़ल की चंद अशार मुलाज़ा और उसके बाद जी स्वागत है। ख़त्म करूँगा कि पल में ख़त्म जिंदगानी हो जाती है, पल में ख़त्म जिंदगानी हो जाती है, गुज़रे हुए वक्त की कहानी हो जाती है, गुरूर जवानी पर अच्छा नहीं, एक दिन हर चीज़ पुरानी हो जाती है। वाह वाह। और ये शेर देखिए कि रात रात भर नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आती, बेटी जब सयानी हो जाती है। वाह वाह, क्या मर्म है। और ये शेर भी देखिए कि मौत से भी बचकर चला आता है वो, मौत से भी बचकर चला आता है वो, खुदा की जब मेहरबानी हो जाती है। वाह वाह, क्या है। और जिस रात, श्रृंगार पर है ये कि जिस रात रहा करते हैं वो पहलू में, जिस रात रहा करते हैं वो पहलू में, वो रात बहुत सुहानी हो जाती है, और आंधियां भी बुझा नहीं सकती वो दिए, आंधियां भी बुझा नहीं सकती वो दिए, जिन पे खुदा की निगहबानी हो जाती है। वाह। और ये शेर देखिए कि सारी दुनिया फिर उसे समझा नहीं सकती, सारी दुनिया फिर उसे समझा नहीं सकती, इश्क में एक लड़की जब दीवानी हो जाती है। वाह वाह। और आखिर में एक कथा मुलाजा हो और कि दुनिया की तरह दौलत के तलबगार हम भी हैं, दुनिया की तरह दौलत के तलबगार हम भी हैं, वाह। फिर भी किसी किसी के मददगार हम भी हैं, और कैसे कह दें ज़माने को हम बुरा आमीन, कहीं ना कहीं गुनहगार हम भी। वाह वाह वाह, जय। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी रचना आमीन जी की। निश्चित रूप से आपने देश प्रेम के बारे में बहुत अच्छी दो रचनाएं प्रस्तुत की, उसका श्रृंगार की, और श्रृंगार की रचना के बाद में एक विविध रूप से एक अपने शेर प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से बहुत अच्छे रचनाकार हैं, आप इन्हें सुनेंगे तो निश्चित रूप से आह्लादित होंगे। और अब मैं अपने वीडियो सेगमेंट में सुमित मानधान जी को प्रस्तुत करूंगा, जो कि सूरत से आते हैं। एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छे गीत, गज़ल और छंदों में भी कविताएं लिखते हैं, युवा कवि हैं, बहुत उज्जवल भविष्य है इनका। इनकी रचनाओं को आप सुनेंगे, इनका प्रस्तुतिकरण देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग प्रभावित होंगे। तो निश्चित रूप से सुमित जी। जय माँ शारदे, माँ वीणावादिनी को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी रचनाकार, श्रोतागण, सभी दर्शक मित्रों को नमन करता हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया है कि मैं आप लोग के समक्ष अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आनंद लीजिएगा। कुछ कविता और मुक्तक आपके बीच रखता हूँ। 4 पंक्तियाँ अपने बारे में कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। गम के समंदर में हास्य का दरिया हूँ, मुस्कान लाने का मैं भी एक जरिया हूँ। गोरा था मैं बहुत, रंग मेरा भी था साफ, गोरा था मैं बहुत, रंग मेरा भी था साफ, धूप में रह रहकर हो गया करिया हूँ, धूप में रह रहकर हो गया करिया। धन्यवाद साहब, आनंद लीजिएगा। किसी कलम की इतनी ताकत नहीं है कि माँ पर कुछ लिख सके, अपने मन के भावों को कागज पर उतारा है। क्या लिखूं मैं माँ के बारे में, खुद माँ ने ही तो मुझे लिखा है। इस जग में आकर मैंने सब माँ से ही तो सीखा है। खुद गीले में सोकर भी सूखे में मुझे सुलाती थी, रात रात भर जाग जाग कर लोरी मुझे सुनाती थी। जब चलना मैं सीख रहा था, हर कदम मेरा लड़खड़ाता था, तब उंगली पकड़कर तूने ही माँ चलना मुझे सिखाया था। अपने मुंह का भी निवाला तूने मुझे खिलाया था, खुद की भूख प्यास को भूलकर चैन से मुझे सुलाया था।
स्कूल जाने से पहले तूने मुझे पढ़ाया था। मेरे स्कूल के पहले दिन पर तेरा मन बहुत घबराया था। घर लौटने पर तूने मुझे सीने से अपने लगाया था। ममता की शीतल छांव देकर हर धूप से मुझे बचाया था। ढेरों सवाल पूछ पूछ कर मैंने तुझे कितना सताया था। एक बार भी गुस्सा दिखाकर तूने मुझे कहाँ चुप कराया था। स्कूल में कॉलेज में तू मुझे हरदम याद आती थी। जब भी मैं हिम्मत हारा हौसला तू बढ़ाती थी। जीवन के हर पथ पर माँ तेरी नसीहत याद आती थी। मेरी तरक्की के लिए तू हर भगवान को मनाती थी। सदा खुश रहे तू माँ, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तेरी हर कष्ट पीड़ा हमेशा के लिए मिट जाए, हमेशा के लिए मिट जाए। दिल्ली से सूरत आते वक्त मध्य रात्रि 3:30 बजे बनाई हुई मेरी रचना आनंद लीजिएगा। एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल डिब्बा। रात को नींद न आने पर ट्रेन में चक्कर लगाने गया। जो नजारा सामने आया वह देखकर स्तब्ध रह गया। तभी सोचा यह दृश्य लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर हास्य रचना बनाकर सबको खूब हंसाया जाए। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव लोग ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में होते हैं। जान पहचान ना होते हुए भी एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सोते हैं। किसी का पैर किसी के कंधे पर होता है। कोई नींद में किसी का जूता सूंघ रहा होता है। कोई लगेज रखने की जगह पर मजे से लेटा होता है। कोई नींद में बाजू वाले की बगल खुजा रहा होता है। कोई नींद में बाजू वाले की बगल खुजा रहा होता है। जहाँ खड़े रहने की भी किल्लत पड़ी होती है वहां मजे से पब्लिक सो रही होती है। किसी की नींद की मुद्रा देखकर डर लगता है, वह जिंदा है या मुर्दा मन समझ ही नहीं पाता है। ऐसे में जो कोई लघु शंका करने जाता है खुद को किसी योद्धा से कम नहीं आंकता है। चलने की जरूरत आने पर कदम संभाल कर रखते हैं। उसका पैर ऊपर उठाकर लोग चलने में मदद करते हैं। जैसे दुश्मन ने माइंस बिछा रखी हो ऐसे वह चलते हैं। तब सच में एक फौजी वाली फीलिंग का एहसास करते हैं। यही नजारा आपके सामने लेके आया हूँ। पसंद आए तो साझा कीजिएगा। आपसे यही चाहता हूँ, आपसे यही चाहता हूँ। उसने लुभाया पहले अपने प्रेम जाल में, शादी करके फिर फंसाया माया जाल में। उसने लुभाया पहले अपने प्रेम जाल में, शादी करके फिर फंसाया माया जाल में। जितनी दफा घुमाए थे हाथ बाल में, उतनी दफा निकलते मेरे सब्जी दाल में। उतनी दफा निकलते मेरे सब्जी दाल में। बात बात पर वह मुझको रोका करती थी। कुछ भी करूं मैं काम मुझको टोका करती थी। समझा था जिसे प्रेम वो तो धोखा करती थी। अपनी बेलन से वो मुझको ठोका करती थी। अपनी बेलन से वो मुझको ठोका करती थी। जुल्फों को अपनी खोल के थी सामने खड़ी। मुझको लगा कि बालों में जुए है पड़ी। हाथों में कंघी लेके पहुंच गया उसके पास। फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे थी लड़ी। फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे थी लड़ी। एक बार कौवे सारी गहरी चिंता में डूब गए। सभी बोले एक साथ खीर खाकर हम ऊब गए। सरदार अब आप ही कुछ उपाय बताएं। इंसानों की बनाई खीर से आप ही हमें बचाएं। साल भर तो यह लोग हमें उड़ाते और भगाते हैं। श्राद्ध पक्ष आने पर अपने पास बुलाते हैं। खुद तो पिज्जा बर्गर मंचूरियन लाकर खाते हैं और पितरों के नाम पर हमें खीर भोग लगाते हैं। साथियों की बात सुन बोले फिर सरदार, मनुष्यों ने मचा रखा है धरती पर हाहाकार। जीते जी अपने माँ बाप को रोटी के लिए तरसाते हैं। मृत्यु बाद ब्राह्मण को लोग शाही भोग लगाते हैं। कौवे में माँ बाप ढूंढ हमें भी पास बुलाते हैं। खाने के 2 निवाले देकर पितरों को भोग लगाते हैं। सही मायने में श्राद्ध और तर्पण कभी तभी कहलाएगा जब माँ बाप को खाने के लिए कोई नहीं तरसाएगा। जो उनके जीते जी उनका आदर करना सीख जाएगा, माता पिता के शुभाशीष पाकर बैकुंठ धाम हो जाएगा, बैकुंठ धाम हो जाएगा।
और एक बात कहना चाहूंगा, संस्कृति हमारी जीवित रखनी है, जरूर कीजिए श्राद्ध। माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, रखना हमेशा याद। सिर्फ पितरों को ही नहीं करना होता है जीवन में तर्पण, अपने माता पिता को जीते जी करे सर्वस्व अर्पण, जीते जी करे सर्वस्व अर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सूरत से सुमित मानधना गौरव। ये थे सुमित मानधान जो कि सूरत से थे और आपने इनकी रचनाएं सुनी। निश्चित रूप से इन्हें प्रोत्साहित करिए और हम इनके भी सुखद भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों चौपाल की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप भी कवि हैं, बाल कवि हैं या बाल कवित्री हैं, या आप 60 साल के भी नामांकुर हों, बड़े मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूं, 70 साल के जो कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, आज भी उनको मंच उपलब्ध नहीं हो पाता और टीवी प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं पाता। ऐसी चीज़ में, अगर ऐसी परिस्थितियों में सतमोला कवियों की चौपाल एक आपके लिए संजीवनी है। सही मायने में आपके लिए ये एक आशा की किरण है। और मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ें। टीवी शो में जुड़ने का एक बहुत अच्छा एक माध्यम है कि आप हमारे कार्यक्रम के लिए 5 वर्ष के सदस्य बने। आप 6-6 महीने के अंतराल में आप हमारे टीवी शो पे पधार सकते हैं, आ सकते हैं। 5 वर्ष में यानी 10 बार आप काव्य पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषा, जितनी भी भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं, आप उनमें काव्य पाठ कर सकते हैं। चाहे वो आपकी आंचलिक बोली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे अवधी हो, चाहे खड़ी बोली हो, चाहे वो कोई सी भी आंचलिक बोली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, आप उसमें भी काव्य पाठ कर सकते हैं। और आप अपने को अधिक से अधिक दर्शकों तक आपकी कविता पहुंचेगी। तो अगर आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं कविता पाठ के माध्यम के लिए, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपको उत्तर देगी। और इसी प्रकार आप हमारे साथ हमारे टीवी शो सतमोला कवियों की चौपाल के साथ जुड़े रहें निरंतर। फिर हर रविवार को आपसे मिलते रहेंगे। अगले रविवार फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। अब हम उस चरण में चलते हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में। कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आप केंद्रीय मंत्री रहे। आप वर्तमान में आप बिहार विधान परिषद के आप सदस्य हैं और प्रमुख साहित्यकार हैं। और आपने अनेक जीवन के छात्र जीवन से आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आप भाजपा में भी कई जिम्मेदारियां रहीं और आपका एक नाम बहुत तेज तर्रार सांसद के रूप में जाना जाता रहा है। आप तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में उपस्थित हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश के पूर्व महामंत्री और प्रचार विभाग के इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र पत्रिका के टोली के सदस्य श्री मनोज शर्मा जी। अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं वह है देश के लिए प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉक्टर प्रमांशी जयदेवा। आप पटना से हैं। आप वहाँ महाविद्यालय में आप शिक्षण कार्य में आप लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप हमारी भाभी भी होती हैं, अर्थात आप प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी की धर्मपत्नी हैं। मैं आपका अपने शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप मानद निदेशक हैं और इन प्रस्तुत साहित्य भारती में आप कोषाध्यक्ष का काम देखते हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूं, मैंने उनका पूर्व में परिचय भी दिया। उनका नाम होता है
प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप अपने पहले मन की बात करें, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी को। जी, आप सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि मैं कितना इस प्रोग्राम के प्रति उत्सुक था कि मेरी तबीयत खराब 5-6 दिन चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रवीण जी ने आमंत्रण दिया है तो मुझे चलना ही चाहिए। और मैं इनसे परमिशन थोड़ा मांग के कि मैं थोड़ा पहले आ जाऊंगा। और जिन कवियों से मेरा मिलना हुआ और जिन कवियों को मैंने सुना, भले ही उनका नाम कम हो, लेकिन उन सबों में जो भाव देखा हमने, जो भावनाएं देखी हमने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, जो बदलाव की भावनाएं देखी हमने, और अद्भुत लगा मुझे। और इन लोगों को अगर कहा जाए कि नवोदित हैं, नव अंकुरित हैं, ये मैं नहीं मानूंगा, बल्कि उनमें अंकुरण हो चुका है, स्फुरण हो चुका है। और उनको सुनने के बाद ऐसा लगा, मुझे तो बड़ा अंदाज़ा नहीं था कि इतने काबिल लोग भी गांव देहात में, देखा मैंने मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, हमारे यूपी पूर्वोत्तर यूपी से आए हुए लोग हैं, देखा मैंने राजस्थान से लोग आए हुए हैं। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम मेधावी लोगों को, मेधावी कवियों को एक साथ एकत्रीकरण की ज़रूरत है। और एकत्रीकरण से कैसे एकीकरण हो, इस काम में भाई प्रवीण जी लगे हुए हैं और हमारा साहित्य परिषद लगा हुआ है। एकत्रीकरण से एकीकरण हो, ध्रुवीकरण न हो, इसीलिए ये बड़ी बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रयास चलेगा तो निश्चित तौर से ऐसे इन कवियों में से किसी को राजभाषा पुरस्कार मिलेगा, किसी को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, कोई कुछ और करेगा, या कोई कविता लिख के खुश होगा और उस समाज में बदलाव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से एक समाज में बदलाव होता है। और जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमने देखा कि आप एक दुपट्टा ही दे रहे हैं उन कवियों को, उन कवित्रियों को, तो वो लेने के लिए जो एक भाव जगा हुआ है उनके मन में कि सम्मान मिल रहा है। मुझे लगता है ये बड़ा काम साहित्य परिषद, साधना चैनल और भाई प्रवीण जी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से सबका मनोबल बढ़ता है और देश में एक ताकत बनती है। मैं आपकी पूरी टीम को, भाई प्रवीण भाई, बधाई देता हूँ कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम इस मौके पर उठाया है। और आज जब देश में प्रधानमंत्री जी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को नंबर 1 बनाने में लगा हुआ है, आइए हम सब मिल करके कैसे कविता के माध्यम से, कविता भी एक विधा है, इस विधा से कैसे सामाजिक छटपटाहट से बाहर निकल सकते हैं, एक अच्छी नैरेटिव कर सकते हैं। ये एक कविता के माध्यम से एक अच्छा खासा हम लोग सामाजिक समरसता के, सामाजिक समता के, सामाजिक रूपांतरण के जो नैरेटिव कर सकते हैं, उसका काम करने का काम प्रयास कर रहे हैं भाई हमारे प्रवीण जी। मेरी पूरी शुभकामना सुभाषित है, इसलिए मैं आ भी गया। मैं अपने को रोक नहीं सका, मैं बीमार था, मेरा आवाज़ फंसा हुआ लग रहा है और मैं आ गया। मुझे मेरी पूरी शुभकामना है, शुभेच्छा है कि कार्यक्रम दिन दुनिया चौगुनी आगे बढ़े। आदरणीय भाई साहब, अभी आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी हों। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो स्वयं में एक बहुत श्रेष्ठतम कवि थे। उनकी मेरी क्या उन कविताएं आपने पढ़ी होंगी, मैंने उनके साथ और वर्तमान में हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी भी, वो भी जब संसद में बहुत वातावरण कटु हो जाता है तो वो किसी ना किसी कवि की पंक्तियों को धृत करते हुए वो वातावरण को एक हल्का करने के, बड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं और उससे ठाके भी लगते हैं। तो कभी ऐसा भी प्रसंग आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कि जब ऐसा आपने संसद में आपने सहभागिता की, जब ऐसा वातावरण हुआ और उस समय साहित्य की क्या जिसको बोलते हैं ना, साहित्य का एक जो सुखद अनुभव कि साहित्य ने उस वातावरण को हास्य विनोद के माध्यम से, कविता के माध्यम से ऐसा वातावरण बदलने का अपनी सक्षमता दिखाई है। एक बार की बात है कि हाउस में बिहार में कुछ लोग मारे गए थे, तो हमने 0 आवर में क्वेश्चन उठाया था कि हाउस को चलना बंद करवाना चाहिए और हाउस न चले और बिहार में जो मरे हुए लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए।
तो अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे साथ थे, तो उन्होंने उठ के कहा कि भाई जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, मगर अब तुम क्यों जा रहे हो? अब हमको उन्होंने कहा कि तुम क्यों हाउस होके जा रहे हो? और समस्याओं पे चर्चा हुई, हम लोग बैठे, बाइकआउट नहीं किया बिहार के एमपीज ने, तो इस बात से मतलब छोटी सी बात पे उन्होंने, फिर हम सब लोग बैठ गए, नहीं गए बाहर में, फिर चर्चा कुल मिला के 2 घंटे चर्चाएं उस बात पे हुई, और बाद में जो लोग उसके जिम्मेवार थे उसको पकड़े गए, और जो परिवार मारे गए थे उनको फिर मुआवजा मिला। तो मतलब ये कि इस ढंग से अपने छोटी छोटी बातों को कह करके, ठीक आपने कहा कि हाउस में एक कवि मन होता है, कवि मन डी स्ट्रेस करता है, एक तनाव को कम करता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कवि न है, लेकिन वो कविताओं का संकलन करके लाते हैं और हाउस को डी स्ट्रेस करते हैं, तनाव मुक्त करते हैं। तो एक तो ये क्षमता तो कविताओं में है, कवियों में है। इसलिए मुझे लगता है कि कवि को कविताओं का और इन विधा को और भारत के तरीके से या भारतीय शैली में कैसे और विकसित किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, पूरी संभावना है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वैसे आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप हमारे शो में आए, हमारे शो पे हमारे माननीय निदेशक अक्षय जी भी आए, हमारे शो पे मनोज शर्मा जी भी आए, इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र की पत्रिका के प्रतिनिधि के रूप में। मैं आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.